क्या आप भी त्रिशोथीय अध्याय को सिर्फ शोथ यानी स्वेलिंग का चैप्टर समझकर छोड़ देते हैं? हाँ, ये बहुत होता है। अगर हाँ, तो आप आयुर्वेद के एक फंडामेंटल डायग्नोस्टिक टूल को मिस कर रहे हैं। ये चैप्टर सिर्फ 5 या 10 मार्क का सवाल नहीं, बल्कि एक सफल वैद्य बनने की चाबी है। यह उलझन बहुत आम है और मैं समझ सकता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। स्टूडेंट्स त्रिशोथीय नाम सुनते हैं और सोचते हैं कि इसमें बस 3 तरह की स्वेलिंग्स के बारे में बताया गया है और इसे रटकर काम चल जाएगा। एग्जैक्टली। लेकिन असल में ये अध्याय एक चाबी का गुच्छा है जो आयुर्वेद के कई महत्वपूर्ण दरवाजे खोलता है। चाबी का गुच्छा ये अच्छा तरीका है इसे देखने का। इसीलिए आज हम चरक संहिता सूत्र स्थान के अध्याय 18 त्रिशोथीय अध्याय की गहराई में उतर रहे हैं। हाँ, और हम देखेंगे कि यह अध्याय सिर्फ शोध के बारे में नहीं, बल्कि यह रोग निदान यानी डायग्नोसिस के सबसे जरूरी सिद्धांतों की नींव कैसे रखता है। आपने सही पकड़ा। ये अध्याय रोग चतुष्क का हिस्सा है और इस चतुष्क का मुख्य उद्देश्य ही रोगों को समझना है। राइट। आचार्य चरक यहाँ बहुत ही चतुराई से शोध को एक मॉडल, एक केस स्टडी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सिखाने के लिए कि किसी भी रोग को, चाहे उसका नाम कुछ भी हो, उसे समझा कैसे जाए। ओके, लेट्स अनपैक दिस। पिछले अध्याय यानी कि कियंत शिरीष्य अध्याय में हमने शिरोरोग, हृदय रोग और पीड़िकाओं के बारे में पढ़ा था। तो ये अध्याय उसी शोध के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा रहा है। हाँ, पर ये सिर्फ एक सीक्वल नहीं है। अच्छा। बिल्कुल। पिछला चैप्टर एक मूवी का टीजर था और ये चैप्टर पूरी फिल्म है। हाँ, सही है। लेकिन ये सिर्फ शोध की फिल्म नहीं है, ये हाउ टू डायग्नोस एनी डिजीज की फिल्म है, जिसमें शोध मुख्य किरदार है। वाओ। यहाँ सिर्फ शोध के टाइप्स नहीं, बल्कि उसकी पूरी कहानी, उसके कारण यानी हेतु, वो कहाँ हो रहा है यानी अधिष्ठान, और वो कैसे बन रहा है यानी संप्राप्ति, इन सबको समझने का एक पूरा फ्रेमवर्क दिया गया है। तो चलिए इस फ्रेमवर्क को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले शोथ के प्रकार। इसका मूल वर्गीकरण तो बहुत सीधा है, वातज, पित्तज और कफज। जी, लेकिन इसके बाद एक और वर्गीकरण आता है, निज और आगंतुज। ये डिस्टिंक्शन क्यों इतना जरूरी है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। निज और आगंतुज का भेद सिर्फ एकेडमिक क्लासिफिकेशन नहीं है, ये सीधे सीधे चिकित्सा की दिशा तय करता है। अच्छा। निज शोध शरीर के अंदरूनी कारणों यानी दोषों के असंतुलन से होता है, जबकि आगंतुक शोध बाहरी कारणों से होता है, जैसे छेदन मतलब कट, भेदन, इंसिजन। या कोई चोट, असॉल्ट या किसी विषैले कीड़े का काटना। बिल्कुल। तो यहाँ पर एक की डिफरेंस है जो समझना बहुत जरूरी है। निज शोथ में पहले दोष प्रकोपित होते हैं और फिर उसके लक्षण दिखाई देते हैं। हाँ, लेकिन आगंतुज में पहले बाहरी आघात होता है और उसके बाद सेकेंडरी रिएक्शन के तौर पर दोष प्रकोपित होते हैं। ऐसा करना है। राइट, सोर्स को टारगेट करना है। हाँ, जैसे अगर किसी को चोट लगी है तो बंधन करेंगे, विष का प्रभाव है तो मंत्र या विषखंड चिकित्सा करेंगे और फिर वात पित्त को शांत करेंगे। जबकि निज शोध में हमारा पहला और मुख्य लक्ष्य सीधे प्रकोपित दोषों की चिकित्सा करना होता है। एकदम सही। कॉजल चेन अलग है, इसलिए ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी अलग है। समझ गए। एग्जाम टिप अलर्ट। आंसर लिखते समय हमेशा एक फ्लो चार्ट बनाना। सबसे ऊपर शोध, फिर उसकी दो शाखाएं निज और आगंतुज, हाँ, ये बहुत इफेक्टिव होता है। फिर निज के नीचे वातज, पित्तज, कफज और उनके द्विदोषज और त्रिदोषज कॉम्बिनेशंस, यानी कुल 7 भेद दिखाना। इससे एग्जामिनर पर बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। अब इनके लक्षणों की बात करते हैं, क्योंकि यहीं से डायग्नोस्टिक स्किल शुरू होती है। वातज शोथ में त्वचा का रंग श्याव या अरुण होता है, ये चंचल होता है, इसमें थ्रॉबिंग यानी स्पंदन महसूस होता है। और दबाने पर गड्ढा बनता है, पर तुरंत वापस अपनी जगह पर आ जाता है, जिसे हम पिटिंग एडिमा कह सकते हैं। दर्द ऐसा होता है जैसे कोई सुई चुभो रहा हो। सूची भिरिव तुद्यते। वहीं पित्तज स्रोत में त्वचा का रंग काला, पीला या तांबे जैसा हो सकता है। स्पर्श करने पर गर्म महसूस होता है, जलन होती है, पसीना और दुर्गंध भी आ सकती है। हाँ, ये पित्ता के उष्ण और तीक्ष्ण गुणों को सीधे सीधे दिखाता है। बिल्कुल। और कफज शोथ में त्वचा पांडु या सफेद रंग की होती है, ये भारी, स्थिर और खुजली वाला होता है। और इसे दबाने पर गड्ढा बन जाता है और बहुत धीरे धीरे भरता है, राइट? जिसे सॉलिड एडिमा से कंपेयर कर सकते हैं। हाँ, एकदम सही।
इसे याद रखने के लिए एक सिंपल ट्रिक है। वीपी के लक्षणों को ऐसे याद रखो। वी फॉर वेरिएबल एंड वायु, मतलब चंचल, आता जाता दर्द। पी फॉर पित्ता एंड पैशन, मतलब जलन, गर्मी और तीव्र प्रतिक्रिया। और के फॉर कफा एंड कॉन्क्रीट, मतलब स्थिर, भारी और धीमा। ये बहुत उपयोगी है। अब हम इस अध्याय के उस हिस्से पर आते हैं जो इस अध्याय की आत्मा है। और जो सिर्फ शोध पर नहीं बल्कि आयुर्वेद के हर रोग पर लागू होता है। बिल्कुल। आप त्रिविध बोध्य संग्रह की बात कर रहे हैं। ईमानदारी से कहूं तो जब मैंने पहली बार इसे पढ़ा तो ये थोड़ा ऑब्वियस लगा। अच्छा। हाँ, रोग का कारण मतलब समुत्थान, उसकी जगह मतलब अधिष्ठान, और उसमें कौन सा दोष है मतलब विकार प्रकृति, ये तो जानना ही पड़ेगा। तो फिर इसे इतना रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट क्यों माना जाता है? ये एक शानदार सवाल है, क्योंकि इसकी सादगी ही भ्रामक है। इसका जीनियस इस बात में है कि यह वैद्य को सतही लक्षणों से परे देखने के लिए मजबूर करता है। मतलब? आज की दुनिया में हम अक्सर लक्षणों का इलाज करते हैं। सिर दर्द है तो पेन किलर ले लो, लेकिन आचार्य चरक कहते हैं, रुको, सिरदर्द के नाम पर मत जाओ, पहले इन 3 चीजों को समझो। अच्छा, क्या ये वातज सिरदर्द है जो तनाव के कारण हुआ है, या पित्तज सिरदर्द है जो धूप में घूमने से हुआ है? क्या ये सिर्फ सिर तक सीमित है या पूरे शरीर की गर्मी का लक्षण है? मतलब ये हमें सिम्टम बेस्ड अप्रोच से रूट कॉज बेस्ड अप्रोच की तरफ ले जाता है। एग्जैक्टली। इसे एक जासूस की तरह समझ सकते हैं। विकार प्रकृति हो गया अपराधी का स्वभाव, वो गुस्सैल है या शातिर। हाँ। अधिष्ठान हो गया अपराध की जगह, मतलब क्राइम सीन। हाँ। और समुत्थान हो गया अपराध का कारण और तरीका, मतलब मोटिव एंड मेथड। जब तक जासूस को ये तीनों चीजें पता नहीं होंगी, वो केस सॉल्व नहीं कर सकता। आपने इसे बिल्कुल सही समझा, और इसीलिए आचार्य चरक ने एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक कहा है, तस्माद् विकार प्रकृतिर अधिष्ठानांतरणे च समुत्थान विशेषांश्च बुद्ध्वा कर्म समाचरेत। मतलब? इन तीनों को अच्छी तरह समझकर ही चिकित्सा शुरू करनी चाहिए। हाँ, मुझे अपने इंटर्नशिप को एक केस याद आता है। एक मरीज के पैर में अजीब सी सूजन थी। हम सब लोकल ट्रीटमेंट, लेप वगैरह पर फोकस कर रहे थे, लेकिन हमारे सीनियर प्रोफेसर ने इसी फ्रेमवर्क का इस्तेमाल किया और उसके आहार विहार यानी समुत्थान के बारे में पूछा। पता चला कि वो बहुत ज्यादा नमक और खट्टी चीजें खा रहा था, जिससे पित्त प्रकोपित हो रहा था। ओह। जैसे ही हमने उसकी डाइट ठीक की, वो लोकल सूजन अपने आप ठीक होने लगी। उस दिन मुझे त्रिविध बोध्य की असली ताकत समझ में आई। वाह, ये कहानी इस कॉन्सेप्ट को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देती है। हाँ। इसी प्रिंसिपल को आगे बढ़ाते हुए आचार्य एक देशज शोथ यानी लोकलाइज्ड स्वेलिंग्स का वर्णन करते हैं। यहाँ भी मेरा एक सवाल है, पूछिए। अगर ये सब शोथ ही हैं, तो इन्हें गलगंड, गुल्म, प्लीहा जैसे अलग-अलग नाम क्यों दिए गए? बहुत अच्छा सवाल है। ये त्रिविध बोध्य के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को दिखाता है। नाम इसलिए अलग हैं क्योंकि उनका अधिष्ठान और विकार प्रकृति अलग है, और इसलिए उनकी चिकित्सा भी बिल्कुल अलग है। अच्छा। उदाहरण के लिए, गलगंड गले के बाहर कफ दोष से होने वाला श्रोत है, जिसे हम गोइटर कह सकते हैं। इसकी चिकित्सा में हम कफनाशक और लेखन द्रव्य इस्तेमाल करेंगे। और गुल्म, जो पेट में वात के कारण होने वाला दर्दनाक गोला, मतलब एब्डोमिनल लंप है। हाँ, उसकी चिकित्सा बिल्कुल अलग होगी। यहाँ हमारा फोकस वात का अनुलोमन करने पर होगा। हम दीपन पाचन और वातनाशक औषधियां देंगे। समझ गए। आप देख रही हैं, दोनों हैं तो शोथ, लेकिन एक की चिकित्सा कफ केंद्रित है, दूसरे की वात केंद्रित। एक का अधिष्ठान गला है, दूसरे का कोष्ठ। यही बात प्लीहा, वृद्धि और विसर्ग पर भी लागू होती है। तो हर नाम अपने आप में एक डायग्नोस्टिक समरी है, जो हमें बताता है कि दोष क्या है और वो कहाँ पर है। एकदम सही। मतलब हर सूजन को एक ही लाठी से नहीं हाँकना है, उसका स्थान और दोष ये तय करते हैं कि वो कौन सी बीमारी है और उसका इलाज कैसे होगा। बिल्कुल। और यहीं से एक और गहरा सिद्धांत निकलता है, रोगाणाम अपरिसंख्ययत्व, यानी रोगों का अनगिनत होना। हाँ, और ये दोनों कॉन्सेप्ट्स जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। अगर एक ही दोष अलग अलग कारणों से अलग अलग स्थानों पर जाकर अलग अलग लक्षण पैदा कर सकता है, तो जाहिर है कि रोगों के कॉम्बिनेशंस अनगिनत होंगे। ये पॉइंट अगले और शायद इस अध्याय के सबसे मॉडर्न लगने वाले टॉपिक के लिए स्टेज सेट करता है, अनुक्त रोग। अननेम्ड डिजीजेस। हाँ, अननेम्ड डिजीजेस,
आज के ज़माने में जहां हमारे पास रेस्टलेस लेग सिंड्रोम से लेकर हज़ारों तरह के ऑटो इम्यून कंडीशंस के लिए एक एक लेबल है, ये सोचना भी रेडिकल लगता है कि चरक कह रहे थे, नाम की चिंता मत करो। बिल्कुल, यह चिकित्सा के दर्शन पर एक गहरा बयान है। इम्पोर्टेंट श्लोक का अलर्ट। विकारनामा कुशलो न जिह्रियात कदाचन नहीं सर्व विकारणाम नामतो अस्ति ध्रुवा स्थिति ही। इसका मतलब है, अगर वैद्य को रोग का नाम नहीं पता तो उसे लज्जित नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभी विकारों का निश्चित नाम होना संभव ही नहीं है। हाँ, आचार्य हमें सिखा रहे हैं कि प्रक्रिया का इलाज करो, लेबल का नहीं। वाह! यह ओवर डायग्नोसिस के आधुनिक जाल का एक शक्तिशाली तोड़ है, जहां कभी-कभी एक नया नाम ढूंढना मरीज की यूनिक पैथोलॉजी को समझने से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसे प्रैक्टिकल बनाते हैं। मान लीजिए एक मरीज आता है जिसमें ऐसे लक्षण हैं जिसे आज की मेडिसिन फाइब्रोमाइल्जिया कहती है, पूरे शरीर में दर्द, थकान, नींद की समस्या। अच्छा उदाहरण है। शास्त्रीय ग्रंथों में ऐसा कोई नाम नहीं है। हम इस अनुक्त रोग को डायग्नोस और ट्रीट करने के लिए त्रिविध बोध्य फ्रेमवर्क का उपयोग कैसे करेंगे? बहुत बढ़िया। सबसे पहले हम नाम को एक तरफ रख देंगे। हम विकार प्रकृति को देखेंगे। पूरे शरीर में दर्द, अस्थिरता, नींद की समस्या, ये सब सीधे सीधे वात दोष की प्रबलता की ओर इशारा कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रकृति हुई वात प्रधान। हाँ, तो हमें पता चला कि ये वात प्रधान विकार है। अब अधिष्ठान, दर्द पूरे शरीर में है तो क्या हम इसे सर्व शरीर कहेंगे? हाँ, अधिष्ठान सर्व शरीर है, और अगर गहराई में जाएं तो यह मांस और मज्जा धातु को प्रभावित कर रहा है, जहां वात का वास होता है। ओके। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, समुत्थान। हम मरीज से उसकी जीवन शैली, लाइफस्टाइल के बारे में पूछेंगे। क्या वो बहुत ज्यादा तनाव में है? क्या उसका सोने जागने का समय निश्चित नहीं है? क्या वो रूखा, सूखा, ठंडा भोजन ज्यादा करता है? हाँ, ज्यादातर मामलों में हमें इनमें से कोई ना कोई कारण मिल जाएगा। तो अब हमारे पास एक क्लियर पिक्चर है। ये फाइब्रोमाइल्जिया नाम का अज्ञात रोग नहीं है, ये एक सर्व शरीरगत, मांस मज्जा आश्रित वात प्रधान विकार है, जो चिंता, शोक और विषम आहार विहार जैसे कारणों से उत्पन्न हुआ है। बिल्कुल। एक बार हमने इसे ऐसे फ्रेम कर लिया तो चिकित्सा का रास्ता साफ हो जाता है। हमें वात शामक चिकित्सा करनी है, अभ्यंग, स्वेदन, बस्ती देनी है और मरीज को लाइफस्टाइल बदलने की सलाह देनी है। एग्जैक्टली। हमने एक अज्ञात रोग को ज्ञात आयुर्वेदिक सिद्धांतों में बदल दिया। यही अनुक्त रोग की चिकित्सा का सार है, और यही इस अध्याय की सबसे बड़ी देन है। एग्जाम टिप, अगर 5 मार्क का प्रश्न आता है, अनुक्त रोग की चिकित्सा कैसे करेंगे, तो जवाब में त्रिविध बोध्य और निदान पंचक को एक्सप्लेन करना है। हाँ, और आप फाइब्रोमाइल्जिया का उदाहरण देकर फ्लोचार्ट बना सकते हैं कि कैसे एक अज्ञात रोग को ज्ञात आयुर्वेदिक सिद्धांतों में बदला जाता है। ग्रेट टिप। चलिए अब इस अध्याय के आखिरी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत पर आते हैं। जी हाँ, तो हमने देखा कि किसी भी रोग को समझने की कुंजी दोष को पहचानना है, लेकिन यहाँ एक फंडामेंटल सवाल उठता है। हम एक एबनॉर्मल दोष को कैसे पहचान सकते हैं अगर हमें यही नहीं पता कि नॉर्मल होने पर वो क्या करता है? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। और ठीक इसी कारण से आचार्य चरक विकृति विज्ञान के इस अध्याय का अंत शरीर क्रिया विज्ञान के वर्णन से करते हैं। अच्छा। जी, विकृति को समझने के लिए आपको पहले प्रकृति में महारत हासिल करनी होगी। ये हमें प्राकृत दोषों के कर्म के महत्वपूर्ण विषय पर लाता है। राइट। दोषों की वृद्धि या क्षय को उनके कर्मों में आई कमी या बढ़ोतरी से ही तो जाना जाता है। बिल्कुल। तो संक्षेप में ये कर्म क्या है? प्राकृतवाद का काम है उत्साह, उच्छ्वास, निश्वास, शरीर की सभी गतियां, धातुओं का सही निर्माण और मलों का निष्कासन। मेमोरी ट्रिक, वाता इज द कंट्रोलर ऑफ ऑल मूवमेंट। सही। प्राकृत पित्त का काम है पाचन, ऊष्मा, दृष्टि, भूख, प्यास और बुद्धि। मेमोरी ट्रिक, पित्ता इज इन चार्ज ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड ट्रांसफॉर्मेशन। और प्राकृत कस का काम है स्निग्धता, बंधन यानी बाइंडिंग, स्थिरता, भारीपन और बल प्रदान करना। मेमोरी ट्रिक, कफा इज द प्रोवाइडर ऑफ स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी। हाँ, ये सेक्शन वीवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर अक्सर प्राकृत दोषों के कर्म पूछते हैं, और ये आपकी फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करता है। तो अब इस पूरे अध्याय को समराइज करते हैं। अगर किसी को सिर्फ 5 मिनट में इस चैप्टर को रिवाइज करना हो तो मुख्य टेक अवे पॉइंट्स क्या होंगे? पहला और सबसे जरूरी पॉइंट, त्रिशोथ्य अध्याय सिर्फ शोध के बारे में नहीं है, बल्कि ये रोग निदान का एक यूनिवर्सल मॉडल है। ये हमें सिखाता है कि किसी भी रोग को कैसे अप्रोच करना है। दूसरा, किसी भी रोग, चाहे वो ज्ञात हो
या अज्ञात मतलब अनोक्त, उसके निदान की कुंजी है त्रिविध बोध संग्रह। विकार प्रकृति, अधिष्ठान और समुत्थान। नाम से ज्यादा जरूरी है रोग की प्रक्रिया को समझना। तीसरा, रोगों की संख्या अपरिसंख्य मतलब अनगिनत है। ये सिद्धांत हमें बौद्धिक रूप से विनम्र और क्लिनिकल प्रैक्टिस में फ्लेक्सिबल बनाता है। हाँ, हर चीज को किसी टेक्स्ट बुक डेफिनेशन में फिट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। चौथा, प्राकृत दोष कर्म का ज्ञान विकृति को समझने के लिए अनिवार्य है। नॉर्मल को जाने बिना एबनॉर्मल को नहीं समझ सकते। फिजियोलॉजी इज द फाउंडेशन ऑफ पैथोलॉजी। और आखिर में परीक्षा की दृष्टि से शोध के प्रकार और उनके लक्षण, त्रिविध बोध संग्रह का श्लोक और उसका अर्थ, और अनुक्त रोग का प्रबंधन, ये इस चैप्टर के सबसे महत्वपूर्ण और स्कोरिंग टॉपिक्स हैं। तो दोस्तों, ये था त्रिशोत्य अध्याय। देखा ये कितना लॉजिकल और प्रैक्टिकल चैप्टर है। इसे रटने की कोशिश मत करना, इसे समझने की कोशिश करना। आयुर्वेद में प्रिंसिपल्स फर्स्ट हैं, नाम बाद में। अगर आप इन मूल सिद्धांतों को पकड़ लेंगे तो कोई भी केस आपको मुश्किल नहीं लगेगा, चाहे आपने उसका नाम पहले कभी सुना हो या नहीं। बिल्कुल। रिवाइज करते रहो, कॉन्सेप्ट्स पर भरोसा रखो और सौर्य बैम्स की सोच के साथ पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले लेक्चर में। एक आखिरी विचार, हमने इस बात पर चर्चा की कि चरक का अनुक्त रोग का सिद्धांत हमें लेबल के बजाय प्रक्रिया का इलाज करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस पर सोचिएगा। आज की दुनिया में जहां एक डायग्नोस्टिक लेबल मरीज को वैलिडेशन और कम्युनिटी सपोर्ट दे सकता है, वहीं वो एक पिंजरा भी बन सकता है जो उसकी पहचान को सीमित कर दे। एक वैद्य के रूप में हम इस लेबल का सम्मान करते हुए भी मरीज को उसकी बीमारी से परे एक व्यक्ति के रूप में देखने का संतुलन कैसे बना सकते हैं?